वनिकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। जैसे कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज़पेपर जो इंडियन एक्सप्रेस में आता है उसको डिस्कस करते हैं, प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड जो आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, तो आज देख लेते हैं। अक्टूबर 14 है, मंडे है, वीक का फर्स्ट डे है। तो देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो देखिए, न्यूज़पेपर में आज तो 3 ही आर्टिकल हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। वो 3 आर्टिकल कम हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहला आर्टिकल देख लेते हैं। देखिए, एक्चुअली अभी क्या हुआ था, एक हफ्ते पहले लाओस में ना जो आसियान है या आसियान वाला जो साउथ ईस्ट आसियान नेशन है, उनकी मीटिंग्स हुई थी। ठीक है, तो उसमें इंडिया के साथ साथ और भी नेशंस ने पार्टिसिपेट किया। आपको पता है 10 परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें। ठीक है, और इसके अलावा इंडिया भी मेंबर है, पाकिस्तान भी मेंबर है। ठीक है, तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है ये। ऑल्दो हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, उनके द्वारा इसमें जो है 11th कंजिक्यूटिव सेशन जो है अटेंड किया गया था। ठीक है, और ऑल्दो देखिए अभी क्या है कि हमें ओवरऑल लुक ईस्ट पॉलिसी, आपको पता होगा कि 1994 में ऑप्ट किया गया था लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसमें ये बोला गया था कि इंडिया जो है, ठीक है, अब इंडिया अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के अलावा जो ईस्टर्न की साइड में जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आपके मलेशिया है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, कंबोडिया है, ठीक है, थाईलैंड है, तो इन सारे नेशंस के साथ भी रिलेशन को बढ़ा के रखना ही जो पॉलिसी है वो लुक ईस्ट पॉलिसी थी। और ऊपर से पता होगा आपको कि हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ठीक है, वो रीजन काफ़ी ज़्यादा, ये म्यांमार हो गया आपका, थाईलैंड, वियतनाम से जो है बॉर्डर शेयर करता है, स्पेसिफिकली जो है म्यांमार से। और म्यांमार वन ऑफ द मेंबर है आसियान नेशन का। ठीक है, तो इस लुक ईस्ट पॉलिसी से जो है, ये लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत इस नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन से हम जो है बाकी ईस्टर्न तरफ की जो कंट्रीज़ हैं उनमें जाके ट्रेड वगैरह करना, बढ़ावा देना ही उसी चीज़ का ही मेन टारगेट था ये लुक ईस्ट पॉलिसी, जो कि 1994 में अडॉप्ट किया गया था। उसको आज जो है 30 साल हो चुके हैं अब। ठीक है, और 10th एनिवर्सरी बन रही थी हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसे जो है सेम इसी लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज करके, है ना, नाम अपडेट करके इंडिया गवर्नमेंट ने 2014 में किया था। ठीक है, तो इस चीज़ के एक एनिवर्सरी के फॉर्म में भी इसको सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, और दो देखिए यहाँ पे इंडिया की तरफ से हमेशा, नॉट फॉर ओनली एनडीए गवर्नमेंट, इससे पहले जो यूपीए गवर्नमेंट भी थी ना, तो उन्होंने हमेशा आसियान के लीडर्स के साथ जो है इंडिया के इंटीग्रेशन को बढ़ाने की ही कोशिश करी है हमेशा से। ठीक है, अब जैसे अगर आज के टाइम पे देखोगे तो देखिए आसियान कंट्रीज़ को भी सही काफ़ी ज़्यादा अगर चैलेंजिंग है तो वो है चाइना, है ना। इंडिया के लिए तो स्पेसिफिकली है क्योंकि अभी चाइना के द्वारा साउथ चाइना सी में भी बहुत ज़्यादा जो है मिलिट्री डोमिनेंस दिखाया जा रहा है ना, जिसकी वजह से चाहे जापान हो या फिर साउथ कोरिया हो या फिर जितने भी पार्सल आइलैंड्स वगैरह, जो 2-3 आइलैंड्स हैं वहाँ 9 डैश लाइन के, उन्हें काफ़ी ज़्यादा इशू फेस किया जा रहा है। इवन चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस के द्वारा भी जो है बीजिंग पे काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो उस स्पेस में आसियान का एक साथ आना काफ़ी एक बहुत ही पॉजिटिव जो है एक स्टेप होगा ये। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि आसियान का चाइना भी मेंबर है ना, तो ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग हो जाता है कि जिसमें आप ओवरऑल मेंबर में भी, कॉमन ग्रुप में भी हो, और आपकी वजह से उस पूरे रीजन में काफ़ी चैलेंजेस को भी फेस किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ओवरऑल प्रेशर है आसियान के ऊपर भी। ठीक है, तो और इसके अलावा अभी ये रिसेंटली आपको पता होगा म्यांमार में भी जुंटा की जो मिलिट्री है उनका सपोर्ट ज़्यादा है उनका, क्योंकि सरकार गिर चुकी है म्यांमार में भी, जिस तरीके से अभी बांग्लादेश में गिरी हुई है, वैसे ही आज से 2-3 साल पहले म्यांमार में भी सत्ता गिर चुकी थी गवर्नमेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सरकार जब नहीं होती है ना, प्रोमिनेंट मिलिट्री ग्रुप का होता है, तो क्या होता है कि बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन में वो मेंबर थे, जैसे म्यांमार है आसियान में, है ना, इसके अलावा म्यांमार और भी चीज़ों में मेंबर्स होंगे, तो उसमें क्या होता है कि वो टॉक नहीं कर पाते हैं इतना। ठीक है, तो अब बात आ जाती है कि आसियान का क्या सिग्निफिकेंस रह जाता है इंडिया के लिए। तो देखिए, आसियान का सिग्निफिकेंस हमेशा से रहा है, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक हो चाहे वो मिलिट्री कैपेबिलिटी के साथ हो। और इंडिया ने अपने साथ साथ जो है अभी क्वाड के मेंबर्स जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए के साथ भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल बढ़ाया है। इसके अलावा जो है दिल्ली अपने पूरी तरीके से रीजनल सिक्योरिटीज़ पर श्योरिटी लेती हुई चल रही है ना। भले ही जो है अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चाहे चाइना का जितना भी एक्सपेंशनिज्म दिख रहा है साउथ चाइना सी में, उसको भी ध्यान में रखते हुए अपने जो मैरीटाइम डिस्प्यूट है, अपना जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, जिसकी वजह से चाहे वो मालदीव्स हो या फिर आपका आसियान मेंबर्स हो, उनके साथ हम अच्छा अपना जो है एक्सपांशन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है,
और अगर आप यहाँ पे आसियान की बात करोगे, इंडिया और ट्रेड पॉलिसी विद द आसियान के साथ ना, तो पिछले लास्ट डेकेड में नियरली 30 बिलियन का हुआ है। और ओवरऑल अभी जो है 44 मिलियन का ट्रेड डेफिसिट है यहाँ पे, ऑल्दो थोड़ा बहुत डेफिसिट में चल रहा है। और आसियान का इकोनॉमिक साइज, आसियान का यानी जो 10 मेंबर कंट्रीज़ है मेनली, उनका पूरा जो मेंबर इकोनॉमी साइज़ है वो 4 ट्रिलियन है, इंडिया का 3.7 ट्रिलियन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्दो ये अपने ग्रोथ पे, और इवन इंडिया जो है अपने ग्रोथ और टेक्नोलॉजी इनोवेशंस के लिए इन कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि आपको पता जैसे थाईलैंड है, वियतनाम है, ये चिप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा होल्ड रख रही हैं और ये आसियान के मेंबर्स भी हैं, तो इनके साथ इंडिया काफ़ी अच्छा टाई अप करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ पता चलती है कि चाहे कितना ही आपके पास एक्सटर्नल फोर्सेस हो आपको रोकने के लिए, लेकिन फिर भी जो है आपका माइंडसेट, आपके ट्रेड, आपकी सिक्योरिटी, आपकी मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से रिलेशन को बढ़ा के रखना जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी समझदारी साबित होती है, जो कि इंडिया अच्छे से कर रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आर्टिकल था। तो आप देखिए प्रीलिम्स के हिसाब से तो ये है कि अभी लास्ट लाओस में मीटिंग हुई है, ठीक है। आपको आसियान के मेंबर्स आपको याद रखने होंगे, सीक्वेंस में आ सकता है, और इंडिया का मेंबर बना हुआ था ये पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है आसियान में इसका मोटिव क्या है, इस बार लाओस में हुआ था, और ऑल्दो अभी तो ये नहीं आया, अब आएगा आर्टिकल कि इसके क्या क्या साइन अप कुछ हुए हैं, MOU साइन हुआ है या कुछ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप प्रीलिम्स के हिसाब से आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे राइटर मिस्टर अशोक गिलाटी का आर्टिकल है। एक्चुअली राइटर यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे देश में पॉवर्टी इतनी नहीं है जितनी कि आप सब्सिडी देते हो। दैट मीन्स आप से मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट को, राइटर यहाँ पे जो है, क्योंकि ये एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, ठीक है। तो सरकार की कोई भी पॉलिसी आती है तो उसको काउंटर अटैक करते हैं कि ये कितना प्लस है, कितना माइनस है, कहाँ सरकार को काम करना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने आज जो है पॉवर्टी पर अटैक किया है। इन्होंने कहा है कि पॉवर्टी हमारे पास इतनी नहीं है जितनी हम गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, क्योंकि जो सब्सिडी दी जाती है वो किसके पैसे से दी जाती है, वो टैक्स पेयर के पैसे से दी जाती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ इशू ये बता रहे हैं कि जो सब्सिडी आप देते हो, जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें आधे से ज़्यादा को तो बेनिफिशियरी को मिलता भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स को याद में रखते हुए यहाँ पे राइटर जो है आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। देख लेते हैं क्या क्या है और पॉइंट्स इसमें बारीकी। तो देखिए अभी क्या है, राइटर यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि 16 अक्टूबर जो आने वाला है वो यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO के तहत वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 16 अक्टूबर को, ठीक है। जिसमें ये कमिटमेंट किया जाता है कि हम जो फूड और न्यूट्रिशन की सिक्योरिटी है उसे इंश्योर करेंगे वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। तो राइटर कह रहे हैं कि देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं है कि पहले की कंपैरेटिवली अगर आप वर्ल्ड की अब बात करोगे तो लार्ज स्केल में अडॉप्शन हो चुका है बेटर सीड्स का, बेटर इरीगेशन का, हाई डोजेज ऑफ फर्टिलाइज़र का, पेस्टिसाइड्स का। पहले से काफ़ी ज़्यादा हम एफिशिएंट बन चुके हैं, है ना। और एफिशिएंसी के साथ साथ हमने इनपुट सब्सिडीज़, हायर प्राइस फॉर प्रोड्यूस, ये सारी चीज़ें मिलाकर हमने ओवरऑल जो फूड की जो कमी थी उसको फुलफ़िल करने में ग्लोबली जो है हमने काफ़ी अच्छा काम किया है। इसके साथ साथ हमने जो है बहुत ज़्यादा जैसे कमिटमेंट किए हैं कि भैया हम जो है फूड और न्यूट्रिशन की सिक्योरिटीज़ पे काम करेंगे। इसके अलावा जो भी टेक्नोलॉजीज़ चाहिए होंगी फूड सिक्योरिटीज़ को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर बिजनेस, एंटरप्रेन्योर्स, है ना, हंगर और मालन्यूट्रिशन को वोव करने के लिए यानी हटाने के लिए, उसके लिए जो भी हमें स्टेप्स चाहिए था वो हमने ग्लोबली अडॉप्ट किया है। और अगर आप आज की बात करोगे तो ग्लोबली एज पर सोफी रिपोर्ट यानी स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, जो कि FAO के अंडर में है, उसने बताया कि ग्लोबली 2.33 बिलियन पीपल ऐसे हैं स्टिल फेस मॉडरेट टू सीवियर फूड इनसिक्योरिटीज़, जिन्हें सही तरीके से खाना नहीं मिलता है। और हमने कमिटेड भी किया है कि फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी फॉर द ऑल के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि 2.3 बिलियन पीपल टिल डेट आज 2024 चल रहा है, जहाँ हम AI की बात कर रहे हैं, वहाँ आज 2 बिलियन के आसपास लोग जो हैं बिना खाने के रहते हुए चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस साल FAO का जो वर्ल्ड फूड डे है राइट टू फूड के थीम पर है, ठीक है। राइट टू फूड फॉर बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। तो इस थीम के अकॉर्डिंग यानी आपका जो राइट टू फूड है ना फॉर बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर के तहत ये क्या बताना चाहते हैं FAO कि हमें जो है मेजर से मेजर लोगों को जो भी इश्यूज़ हैं, जिन लोगों के पास खाना नहीं पहुंचा है उन्हें हमें पहुंचाना है, क्योंकि राइट टू फूड, क्योंकि बेटर लाइफ जीने के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए जो है आपके
भोजन यानी खाना लेना आपका राइट्स है, ठीक है। तो राइट टू फूड अप्रोच जो है एफएओ ने इंकरेज किया है, और तो इसको यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे जब मनमोहन सिंह थे उन्होंने भी जो है इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास किया था, ठीक है, जिसके अंडर में इंडिया में 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को जो है राइस, व्हीट, कोर्स ग्रेन 5 kg पर पर्सन पर मंथ दिया जाएगा, जिस चीज़ को धीरे धीरे जो है 3 kg, 2 kg और 1 kg, यानी चावल जो है 3 kg, जो व्हीट है वो 2 रुपये kg और कोर्स ग्रेन जो है 1 रुपये kg के हिसाब से दिया जाने लगा, ठीक है। और ये सारे जो है मेनली सब्सिडी के बेस में दिया जाने लगा, ठीक है, ऑन द एक्ट जो आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, ठीक है। और इन सबका ओवरऑल फिनेंस कौन करता था? गवर्नमेंट। ऑल्दो प्लानिंग कमीशन ने लेटर ऑन ये चीज़ बताई कि अगर आप हेड काउंट देखोगे पॉवर्टी का, ठीक है, हेड काउंट देखोगे तो हमारे पास पॉवर्टी सिर्फ और सिर्फ 21% है, लेकिन यहाँ पे एनजीओ ने यहाँ पे कंसर्न रेज किया है कि रंगराजन कमेटी, जो कमेटी बैठी थी, एक्चुअली रंगराजन कमेटी जो है 2014 में कमेटी बैठी हुई थी, बनी थी स्पेसिफिकली पॉवर्टी को बताने के लिए। जब नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन ने बताया था, 2015 से पहले प्लानिंग कमीशन था, जो चीज़ रिप्लेस हो गई नीति आयोग के फॉर्म में, तो प्लानिंग कमीशन ने तो ये बताया था हमारे पास 21% पॉवर्टी है, लेकिन जो रंगराजन कमेटी 2014 के बाद बनी, उन्होंने कहा हमारे देश में पॉवर्टी 29% है। तो यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि एक्चुअल में पॉवर्टी कितनी है हमारे पास, ठीक है। और अगर हमारे पास पॉवर्टी कम है तो फिर इतना हाईली सब्सिडीज़ देने की क्या ज़रूरत है ना, जो कि सबसे ज़्यादा अगर सब्सिडी जो होती है ना 2/3 ऑफ द पीपल के खाने में, है ना, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है उनके खाने में इतना हाई सब्सिडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन रेस कर रहे हैं। इसके अलावा राइटर थोड़ा सा हिस्टोरिकली जा रहे हैं पीछे, कि ये बताते हुए जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी 1998 से 2004 के टाइम पे, तो उस समय भी जो है फूड सब्सिडी को ध्यान में रखा गया था, पीडीएस टारगेट सिस्टम लाए गए थे, और उसी के फॉर्म में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे ना अंत्योदय द मोस्ट वल्नरेबल पीपल को जो है फ्री फूड मिलने के लिए यहाँ पे स्कीम्स लाई गई, जिसमें इन्होंने बोला कि हाफ से ज़्यादा लोगों को जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे करके देना होगा। दैट मीन्स इन्होंने ये बोला, देखिए जो लोग पॉवर्टी के लाइन में उन्हें 90% ऑफ जो है 90% ऑफ जो एमएसपी में जो पैसा फूड मिल रहा है, वो जो एमएसपी के अंडर में जो सरकार जो पे कर रही है वो फूड दिया जाए, ठीक है। और हाफ से ज़्यादा लोगों को ये बोला गया था कि आप एमएसपी का आधा पैसा दो। जैसे मान लीजिए अगर कोई गेहूं जो है 30 रुपये किलो मिल रहा है, तो उसका कम से कम 15 रुपये दे के तो आपको लिया जाएगा। लेकिन ये किस बेसिस पे बांटा गया था? उन लोगों के पॉवर्टी के हिसाब से बांटा गया था, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ ये चीज़ साफ साफ दिख रही है कि यहाँ पे राइट टू फूड जो है डज नॉट मीन एवरीवन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि राइट टू फूड का मतलब ऐसा है कि सारे के सारे लोग जो है फ्री में ले जाओ, नहीं, क्योंकि पॉवर्टी में भी तो मैटर करता है ना, क्योंकि देखिए एक तो लोअर कैटेगरी होती है, ठीक है, एक अबव पॉवर्टी होती है, एक अबव से भी ऊपर होती है। तो इसका मतलब ये नहीं जो लोअर में गरीब है और वो अबव से ऊपर वाला गरीब वो सेम है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लोअर वाला जो है 10 रुपये या फिर जो ये बेसिक खर्चा है वो भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन अबव वाला तो कर पा रहा है ना। तो उस बेसिस पे जो है इस स्कीम्स को बांटा गया। यहाँ पे इन्होंने यही बात बोली कि राइट टू फूड सबके लिए नहीं है, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन के लिए भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे मेनली जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें सब्सिडीज़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्दो डिस्ट्रीब्यूशन जो है नियरली 800 मिलियन पीपल को जो है आज भी हम इर्रेशनली, ठीक है, इर्रेशनली हम सब्सिडीज़ देते हैं। तो यहाँ पे राइटर जो है गवर्नमेंट से ये बात पूछना चाह रहे हैं, जब नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी के तहत ये बात बोली थी कि 2013 से 2022-23 तक यानी पिछले 10 साल के अंडर में इस गवर्नमेंट ने 29% से पॉवर्टी को 11% कर दिया है, तो आज भी 800 मिलियन के आसपास लोगों को जो है फ्री में सब खाना देने का क्या तुक बनता है, क्या रैशनल है ये? दैट मीन्स या तो डेटा आपका झूठ बोल रहा है, या फिर आपका जो है पॉपुलेशन की सब्सिडी या फिर आपने जो खाने की सब्सिडी बना रखी है वो बहुत ही ज़्यादा वेग है, बहुत ही मतलब इतना बहुत अननेसेसरली आपने वो सब्सिडी बढ़ा रखी है, ठीक है। तो यही पूरा क्वेश्चन यहाँ पे जो है राइटर का पूछना है, ठीक है। तो क्योंकि राइटर देखिए एक पॉलिसी एनालिसिस्ट है, तो ये बता रहे हैं कि अगर आप फूड पे देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा जो है फूड पे है। और फूड पे क्या होता है कि देखिए फूड पे सबसे ज़्यादा सब्सिडी जाने की वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट निकालती है ना हर साल, उसमें मेजरली पोर्शन फूड सब्सिडी पे जाता है। और अगर हमारे पास गरीबी सिर्फ 20% के आसपास है और आप 29% के आसपास के लोगों को सब्सिडी दे रहे हो, तो या तो डेटा झूठ बोल रहा है या फिर आप सब्सिडी ज़्यादा दे रहे हो। और अगर आप सब्सिडी ज़्यादा दे रहे हो तो इससे क्या नुकसान है कि जो पैसा कहीं और लगना था, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे राइटर बता रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगना था, एग्रीकल्चर को प्रिसिशन से कैसे करें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कैसे बढ़ाएं, वुमेंस के एजुकेशन हो गया, सैनिटेशन हो गया, ठीक है। जो रैशनल लेवल पे जहाँ पे पैसा लगना था
था वो गलत जगह पे यानी सब्सिडी के फॉर्म में लग रहा है, क्योंकि जो सब्सिडी वेस्ट है, क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन तो गरीबी की लाइन से ऊपर उठ चुकी है, फिर भी सरकार दे रही है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बार बार उठ रहा है, या तो डेटा सही नहीं है या फिर सरकार की जो सब्सिडी है वो सही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इंश्योर करना है हमें फूड एंड न्यूट्रिशन को, ठीक है, फ्री फूड के साथ साथ। और अगर आप बात करोगे जब चीज़ बहुत अबंडेंट में मिलती है ना, तो कोशिश यही होती है कि इंसान के द्वारा उसको वेस्ट ही करना, ठीक है। तो जैसे ICRA की रिसर्च ने ये बात बताई है कि 25 से 30% अभी भी ऐसे 2 सब्सिडीज़ हैं जो मेनली बेनिफिशियर्स को रीच ही नहीं होता। वो कौन सी सब्सिडीज़ है? फूड और फर्टिलाइज़र। क्योंकि देखिए फूड के बाद अगर कोई सब्सिडी है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जिस पे सबसे ज़्यादा खर्च किया जाता है, तो वो है आपका फर्टिलाइज़र। और ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो मेनली कंज्यूमर है या फिर जो मेन टारगेट पॉपुलेशन है, उनके पास नियरली 25 से 30% ऐसे लोग हैं जिनके पास ये पहुंच ही नहीं पाता है। दैट मीन्स ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है या फिर बीच में किसी और के द्वारा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये कंसर्न जो है राइटर यहाँ पे बता रहे हैं। और तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि क्या हम इस चीज़ को यानी फूड और फर्टिलाइज़र की सब्सिडी को रिमूव कर सकते हैं? तो आंसर है यस। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि हमें यहाँ पे काम करना होगा स्पेसिफिकली कि किन लोगों के लिए, मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से किन से कितने लोगों को जो है इस चीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए हमें रैशनलाइज होकर कमिट करना होगा। और उसका सोल्यूशन सबसे बेहतर है कि एक तो डिजिटलाइजेशन करो। डिजिटलाइजेशन से ये पता चल जाएगा कि आपका पूरा डेटा मिल जाएगा कि कितने कितने लोग हैं ऑनलाइन जो आपकी पॉवर्टी में हैं, ठीक है, अबव पॉवर्टी में कौन है, वो सारा डेटा आपका, जैसे आधार कार्ड का डेटा होता है वैसे अगर आपका इनका डेटा डिजिटलाइजेशन हो गया तो आपको बहुत ईज़ होगा। इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमें कितना और जो है यहाँ पे रॉबस्ट सिस्टम और रैशनल के लिए काम करना है। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो SDG का गोल 2030 का है, ज़ीरो हंगर का गोल, उसे भी हम अचीव कर पाएंगे। और ऊपर से हमारे पास जो है एक रोड साइड कंसल्टिंग जैसे कंपनीज़ होती हैं जो मेनली अपना शॉप ओपन कर लेती है। जैसे बहुत सारे कंपनीज़ होती हैं जो ग्रेन्स का काम करती हैं। एक्चुअली क्या होता है कि वो अपने फ्रेंड्स और ब्यूरोक्रेसी में अपने करप्शंस के थ्रू जो है ये काम बहुत करते हैं, जो चीज़ें कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमें इंडियन एग्रीकल्चर को मोर वाइब्रेंट, मोर क्लाइमेट रेजिलिएंट, मोर न्यूट्रिशन हेल्पिंग ओवर जो है माल न्यूट्रिशंस के लाने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट को जो है अपना एग्री फूड स्पेस पे काम करना होगा। यानी जो आप सब्सिडीज़ दे रहे हो वो कितने बेनिफिशरीज के पास जा रहा है, क्या वो बेनिफिशरीज रिलायबल हैं, रैशनल हैं, उन्हें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या फिर फूड सब्सिडी वेस्ट तो नहीं हो रहा। तो इस चीज़ पे यहाँ पे गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है, जो कि मिस्टर अशोक गुलाटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे NGO का ऑल द ये क्वेश्चन टॉपिक कवर कर लिया था कि याद है आपको दिल्ली में 5 से 6 जो NGOs हैं उस पर IT ने रेड करा था, ये बोलते हुए कि ये फॉरेन पैसा जो है इसलिए लेते हैं जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसीज़ को जो है रोक सके। तो उसी पे ही है। और तो मुझे लगा कुछ नया आर्टिकल है, एक आर्टिकल है रेयर डिजीज़ पे। एक्चुअली अभी क्या हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट ने लास्ट वीक जो है कुछ चीज़ें ऑर्फन ड्रग्स के नाम पे जो है अवेलेबिलिटी कराई है। दैट मीन्स यहाँ पे अभी WHO के अकॉर्डिंग क्या होता है, कुछ मेडिसिन को रेयर डिजीज़ के फॉर्म में डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनकी अवेलेबिलिटी के लिए जो है अप्रूवल दिया है, सॉरी यहाँ पे हाई कोर्ट ने। तो यहाँ पे रेयर डिजीज़ का मतलब इसमें नियरली 55 डिजीज़ को ऐसा एज अ जो है रेयर डिजीज़ के फॉर्म में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जैसे गॉचर डिजीज़, लाइजोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, ठीक है, सर्टेन फॉर्म ऑफ द डायोस्ट्रॉफी है जिसे रेयर डिजीज़ कहा जाता है। ऑल्दो अगर आप हमारे जो नेशनल रजिस्ट्री फॉर रेयर एंड अदर इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स के बेसिस पे देखोगे, ICMR के पास रिकॉर्ड है कि नियरली 14,472 डिजीज़ ऐसे हैं हमारे देश में जो रेयर डिजीज़ है। अब बात आ जाती है कि भैया रेयर डिजीज़ क्या है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, रेयर डिजीज़ से पहले, रेयर डिजीज़ के लिए हमारे पास मेडिसिन ना नियरली 5% से भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत कम मेडिसिन अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि रेयर डिजीज़ है क्या। एक्चुअली में इसको 3 ग्रुप में बांटा जाता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 में वो होता है जो मेनली 1 टाइम क्यूरेटिव प्रोसीजर्स होता है, ठीक है। ग्रुप 2 में आता है जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेकर क्योर होता है, लेकिन धीरे धीरे, लेकिन आपको रेगुलर चेकअप रखना होगा। ग्रुप 3 में वो होता है कि है तो सही, इसका ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। तो रेयर डिजीज़ के फॉर्म में 3 कैटेगरी में बढ़ता है। और तो अगर आप करंट फंडिंग की बात करोगे तो हमारे जो नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ है 2021 में लॉन्च हुआ था, इसने अभी फाइनेंशियली जो है 50 लाख दिए हैं पेशेंट्स को
रिकवर करने के लिए, और अंडर द एम्स दिल्ली में, PGIMR चंडीगढ़ के अंडर में, इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन रिसर्च कोलकाता, SKSKM हॉस्पिटल्स, इन हॉस्पिटल्स में आप इन रेयर डिजीज़ की जो है ट्रीटमेंट ले सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अभी जो है हेल्थ मिनिस्ट्री ओपन अ डिजिटल पोर्टल फॉर द क्राउड फंडिंग एंड वॉलंटरी डोनेशन विद द इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट्स और देयर रेयर डिजीज़ एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, बैंक डिटेल्स ऑफ COAs, ठीक है। और इसमें यहाँ पे ये भी बताया गया है इस जो ऑनलाइन पोर्टल है कि कौन कौन से डोनर्स हैं, कहाँ कहाँ क्या 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 पेशेंट्स हैं, किन की इश्यूज़ हैं, ये सारी डिटेल्स यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप बात करोगे, देखिए इनकी ड्रग्स की एक तो अवेलेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है, ऊपर से ये ड्रग्स काफ़ी हाई कॉस्ट में मिलते हैं, ठीक है, एक तो ये बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा यहाँ पे जो है यहाँ पे प्राइस को डाउन करने की भी बात चल रही है। जैसे अगर आप बात करोगे इंडिया में मेनली जब ये मेडिसिन बाहर से आता है तो इसमें ही सिर्फ 11 से 12% का जो कस्टम ड्यूटी है और 12% GST लग जाता है, क्योंकि इंपोर्टेड है। हम ये सारे ड्रग्स इंपोर्ट करते हैं जो रेयर डिजीज़ के होते हैं, तो इससे क्या होता है कि इसकी जो वैल्यू है, इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली बढ़ जाता है, ठीक है। ऑल्दो 2019 में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने यूनियन मिनिस्ट्री केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर ये ऑर्डर पास किया था कि फ्रीइंग ऑर्फन ड्रग फॉर द प्राइस कंट्रोल, कि यहाँ पे जो है ये जो ऑर्फन ड्रग्स है, दैट मीन्स जो स्पेसिफिकली रेयर डिजीज़ के लिए यूज़ होता है, उसका जो प्राइस फ्लक्चुएट होता है, यानी कभी प्राइस बहुत हाई है कभी बहुत डाउन है, तो इसकी जो मार्केटिंग है ये प्राइस की, इसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है। और इसके अलावा जो है अंडर पेटेंट एक्ट ऑफ 1970 में भी जो है थर्ड पार्टी ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स को भी यहाँ पे बोला गया है कि रॉयल्टी और पेटेंट होल्डर्स को बना के रखे, और वहाँ से जो है हम इसको जनरल के फॉर्म में इन मेडिसिन को शिफ्ट कर सके, ताकि जो देखिए जो जैसे क्या होता है कि कोई टैबलेट जो है पेटेंट होती है ना, तो आप उसको मार्केट में नहीं बना सकते हो, है ना, बहुत कॉस्टली मिलती है। और अगर उसे आप पेटेंट का जो है जेनेरिक फॉर्म बनाना शुरू कर दोगे, जो कि रेयर डिजीज़ के लिए ये दूसरे कह सकते हो एक तरह से कार्बन कॉपी, तो ये जेनेरिक मेडिसिन बहुत ईजिली अवेलेबल होगा, तो जो पेशेंट्स हैं वो अपनी डिजीज़ को क्योर कर सकेंगे इन जेनेरिक मेडिसिन से। तो इस चीज़ के लिए भी यहाँ पर जो है बात चल रही है। ऑल्दो नेशनल रेयर डिजीज़ कमेटी ने भी यहाँ पर 2023 में बात करी है DGCI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को, और यहाँ पर US बेस्ड सरपेटा थेरेपिक मेडिसिन है, उनसे बात करी यहाँ की इस चीज़ की सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। बाकी देखते बस यही है आज का आर्टिकल। थैंक यू।